अब बोलिए, कल हम लोग क्या पढ़े हैं पहले बताइए। इनका अगला टॉपिक क्या होगा? मौर्य काल के बाद अगला लेसन, उसके बाद गुप्त, उसके बाद क्या चलिए अब आइए पहले आराम से इसको सुनिए। मौर्योत्तर काल, इसके पहले कौन सा फेज चल रहा होगा? मौर्य काल। ध्यान से देखिए, मौर्य का साम्राज्य जितना हो रहा है और मौर्य काल का संस्थापक और इसका क्या बोलते हैं प्रतापी शासक, तमाम सारे अंतिम शासक तक लगभग पहुंचे हुए हैं। अब कहा गया कि जब ये कहा इस समय मौर्य का सत्ता जो था क्या था? केंद्रीकृत सत्ता। केंद्रीकृत सत्ता के लिए कैसा शासक चाहिए? मजबूत शासक चाहिए। लेकिन जब तक अशोक मजबूत शासक रहा उसके बाद धीरे धीरे वह शासक कमजोर होते गया और उसका राज्य क्षेत्र जो है वह सीमा क्षेत्र जिसको कह सकते हैं वो धीरे धीरे छोटे होते चला गया। मतलब आप कह सकते हैं कि जब जब राजा कमजोर होगा तब तक उसका सीमा छोटा होगा और वह राजा बड़ा होगा, प्रतापी राजा अगर होगा, शक्तिशाली राजा होगा तो वह अपनी सीमा में काफी इजाफा करेगा। हो गया। मौर्य के समय में आप देख रहे हैं कि इतने बड़े साम्राज्य ये छोड़कर अशोक तो कलिंग को भी मिला लिया है, ऊपर ये भी मिला लिया था अशोक, मतलब नीचे केवल छोड़ा हुआ है। अब इतने बड़े शासक होने के साथ साथ इसके लिए एकदम योग शासक भी चाहिए, लेकिन इसका योग शासक न रहने के कारण ये चीजें धीरे धीरे अलग अलग खंडों में बट गया। अब कहा जा रहा है कि ये जो बेल्ट देख रहे हैं ये किसके पास चला गया? वो इंडो ग्रीक, जिसको क्या कहते हैं? हिंद यवन। समझ गए? हिंद यवन। चलिए अब कहा गया कि इसके अगर इधर का बेल्ट देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं दक्षिण का बेल्ट, ये आपका किसके पास चला जाएगा? वो सातवाहन के पास। सातवाहन, और ये ऊपर चढ़ेगा, ये बेल्ट को ये छोड़ेगा और धीरे धीरे ये ऊपर चलेगा इस एरिया में, है ना। अब ये यहाँ कौन सा बेल्ट था पहले? कलिंग। कलिंग भी मौर्य का जब शासन समाप्त हुआ तो भी स्वतंत्र हो गया और यहाँ एक नए वंश का स्थापना किया। वह कौन सा वंश होगा? चेदी वंश। और ये जो मगध वाला बेल्ट देख रहे हैं इसका मौर्य काल का अंतिम राजा कौन है? वो अब थोड़ा सा समझिए यहाँ कहानी क्या कह रहा है, ये पहले इसको देख लीजिए। कहा गया कि ये जो मगध वाला बेल्ट देख रहे हैं यहाँ कौन सा वंश आएगा? शुंग वंश। यहाँ कौन सा वंश आएगा? शुंग वंश। लेकिन अब हो गया चार विदेशी नहीं, इसके साथ विदेशी के साथ अभी और भी इसके जुड़ेंगे, है ना। ये तीन ये हुआ और जब शुंग वंश खत्म होगा तो ठीक वही एरिया में कौन वंश आएगा? कानु वंश। मतलब ये चार देशी शासक होंगे और चार इसके साथ विदेशी शासक होंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि मौर्योत्तर काल में चार देशी और चार विदेशी का एक कॉन्सेप्ट है। तो ये चारों देशी का संस्थापक और प्रतापी राजा के विषय में आपको जानना है। तो सबसे पहले आइए अगर इसका हम बात कर लें, देशी राजा कौन कौन होगा? वो चारों चार देशी राजा, राजा नहीं वंश बताए, देशी वंश। शुंग, कण्व, चेदी और सातवाहन। हो गया। चलिए केवल विदेशी को लेकर चलते हैं। ऐसे चार इधर विदेशी भी आएगा। कौन कौन आएगा? वो पहले तो हिंद यवन, हिंद यवन और शक, उसके बाद कौन आएगा? पहलव और कुषाण। चलिए
अब आइए तो यहाँ से हम देख लेते हैं शुंग वंश का संस्थापक कौन होगा, वो पुष्यमित्र शुंग। कर्ण वंश का संस्थापक कौन होगा, वासुदेव कर्ण। चेदी के महामेघ वाहन और सातवाहन के सिमुख, सातवाहन के सिमुख। चलिए फिर भी हम कभी छोड़ के रखिए, इसका 2 ब्रांच आता है इसलिए इसको अलग से देखेंगे। शक का कौन होगा, वो कल ही बताए हैं, शक के माउस, शक के माउस। और पहलव के मित्रदात और कुशान के कुजुल कैडफिसस हो गया। ये इसका संस्थापक है। अब कहा गया कि यही पहले हम लोग आज क्या करेंगे, यही 4 वंशों को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। यही 4 वंश के विषय में हमको पढ़ना है। यहाँ एक चीज और कभी कभी क्या होता है, पूछेगा कि मगध में मगध के जो क्षेत्र है, मगध के क्षेत्र में कौन कौन वंश शासन किया। ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है, या उसमें कालक्रम मतलब कालांतर के आधार पर उसको सजाने के लिए आपको हो सकता आ जाए। तो वैसे स्थिति में ये बताना होगा कि मगध के जो ये बेल्ट देख रहे हैं, मगध साम्राज्य देख रहे हैं, यहाँ कौन कौन वंश शासन किया। तो कौन सब तो नहीं करेगा। चलिए तो पहला हमको ये बता दें कि इस एरिया में पहला शासन करने वाला कौन राजा है, ये कौन सा वंश है। नहीं, ये मगध की हम बात कर रहे हैं, शुरू से लेकर अभी तक आना होगा आपको। मगध में पहले कौन आया हुआ, आर्यक, उसके बाद शिशुनाग और नंद, उसके बाद मोर, उसके बाद सुग्गा, सुंग, उसके बाद कौवा। हसीन, मोर, सुग्गा और कौवा। ऐसे करके आज ये मगध साम्राज्य पर कौन कौन देशी शासक, विदेशी भी इस पर शासन करेगा, लेकिन ये क्या कौन है, देशी शासक। यहाँ के बाद विदेशी पूरे क्षेत्र में छा जाएगा। हो गया। आप बताइए कि इस वंश का संस्थापक कौन है। हरियक बिंबिसार। और शिशुनाग वंश का शिशुनाग स्वयं है। और ये नंद वंश का महापद्मानंद। और चंद्रगुप्त मौर्य। और शुंग का शुंग और वासुदेव कर्ण। हो गया। अब कहा गया कि हम लोग यहाँ तक पहले से पढ़े हुए हैं। हो गया, यहाँ तक के पढ़े हुए हैं। अब इसके राजा का नाम बता दीजिए, इसमें कौन कौन राजा है। ये संस्थापक, पहले संस्थापक बताइए कौन। चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, अशोक, कुणाल, दशरथ और बृहद्रथ। हो गया। अब आइए, लगभग यहाँ तक तो हम लोग देख ही चुके हैं। अब कहा गया कि इस क्षेत्र में, मतलब ये जो बेल्ट देख रहे हैं, इस बेल्ट में मौर्य काल का अंतिम शासक कौन है, बृहद्रथ। और बृहद्रथ का सेनापति, समझिए यहाँ से ध्यान दीजिए। हो गया ना। बृहद्रथ के सेनापति कौन है, वो पुष्यमित्र शुंग। अब कहा जाता है कि बृहद्रथ जब अपना सैन्य निरीक्षण कर रहा था, सैन्य निरीक्षण मतलब समझते हैं, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी में राष्ट्रपति सैन्य निरीक्षण करते हैं, ठीक उसी प्रकार जब उस क्या नाम इसका वो बृहद्रथ जब अपने सैन्य निरीक्षण कर रहा था, उसी समय उसका सेनापति खुले आसमान में सर से धड़ अलग कर दिया, मतलब बृहद्रथ की हत्या कर दिया। बृहद्रथ की हत्या कौन कर रहा हुआ, पुष्यमित्र शुंग। अब ये यहाँ वो पूछा जाता है कि मौर्य काल का अंतिम शासन कब तक रहा, या फिर शुंग वंश की स्थापना कब, किस पीरियड में हुआ। ये दोनों बातें मिलता जुलता है और दोनों का आंसर एक होगा। वो आंसर कहाँ होगा, कौन सा ईस्वी की बात कर चल रहा होगा, ईस्वी यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ईस्वी आप कह सकते हैं 185 ईस्वी पूर्व की कहानी है। 185 ईस्वी पूर्व, मतलब मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ
185 ईस्वी पूर्व उसकी कहानी खत्म हो जाती है और इस बेल्ट में कौन आ जाता है वो पुष्यमित्र सुंग। अच्छा सर, उनका सेना था जब सैन्य अक्षर उसका हत्या कर दिया, उसका सेना लोग कुछ नहीं किया। ये भी बहुत अच्छी बात है। नहीं, उसका कथन सही है कि सेना विद्रोह क्यों नहीं किया। अब वो देखो, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे थे। पहले ये जान लीजिए, पुष्यमित्र जो है ना, पुष्यमित्र सुंग जो है ये ब्राह्मण है, ठीक है। और इसके पहले मतलब या ले लीजिए ना, शुरू से लेकर लास्ट तक के कभी ब्राह्मण कोई राजा बना है? ब्राह्मण उत्थान के लिए कोई काम हुआ है? नहीं हुआ है। इसलिए ब्राह्मण लोग चाहता है कि कोई ब्राह्मण राजा बने और ब्राह्मण के उत्थान के लिए कोई काम हो, ब्राह्मण धर्म का उत्थान हो। आप देख रहे हैं जैन का उत्थान हो रहा है, बौद्ध का उत्थान हो रहा है, आजीवक का उत्थान हो रहा है। उत्थान मतलब समझ रहे हैं ना, सभी धर्मों को बढ़ाने का मौका मिला है। सब धर्म को मानने वाला राजा था, लेकिन ब्राह्मण धर्म को मानने वाला कोई राजा नहीं था। और दूसरी चीज है कि सेना को उच्च अधिकारी में ज्यादातर ब्राह्मण ही होते थे। देख लीजिए, धर्म राजा कोई भी धर्म को माने, लेकिन उसका मुख्य व्यक्ति ब्राह्मण ही रहता था। चंद्रगुप्त देख रहे हैं, उतना बड़ा राजा का प्रधानमंत्री ब्राह्मण ही था। ये बृहद्रथ जो देख रहे हैं, इसका भी जो सेनापति है कौन है? ब्राह्मण भी है। तो देखिए, कभी कभी ये होता है कि पूछेगा कि मौर्य का पतन का कारण रहा, मौर्य का पतन का कारण रहा। एक कारण ये भी आता है कि ब्राह्मणों का उत्थान न होना, ये भी एक कारण है। लेकिन जब डीप लेवल से इसको पढ़ेंगे तो इस पॉइंट को काट दिया जाता है कि ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा बात होता तो चंद्रगुप्त मौर्य ब्राह्मणों को प्रधानमंत्री बनाया था, बृहद्रथ स्वयं यहाँ सेनापति बना रहा, मतलब उच्च अधिकारी ब्राह्मणों को बनाता था। लेकिन ब्राह्मण ऐसा क्यों करेगा? लेकिन अभी आप मान के यही चलिए कि ब्राह्मण धर्म के उत्थान के लिए ही वो उसकी हत्या करेगा। यहाँ तक तो हो कि हत्या क्यों कर रहा है। अब आइए इस पुष्यमित्र सुंग के बारे में पहले जाने। ये एक ब्राह्मण है और यह ब्राह्मणों को उत्थान के लिए काम करेगा। मतलब एक पहला शासक है जो ब्राह्मणों को उत्थान के लिए काम करेगा। हो गया, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब कहा जा रहा है, इसको अब आराम से समझिए। पुष्यमित्र सुंग जो है इस बेल्ट में शासक बना हुआ है। कहने का सेंस, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं मथुरा, सर मथुरा का बेल्ट देख रहे हैं, अयोध्या का बेल्ट देख रहे हैं, सब पर हिंद यवन का कब्जा है। ठीक है, सब पर हिंद यवन का कब्जा है। अब हिंद यवन चाह रहा है कि गंगा के क्षेत्र को हम जीत जाए। गंगा का क्षेत्र कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, उत्तर प्रदेश, ये बिहार वाला बेल्ट, गंगा के क्षेत्र को वह जीतना चाह रहा है हिंद यवन। अब यह हिंद यवन यहाँ हमला करता है तो पुष्यमित्र सुंग क्या करता है, उसके साथ युद्ध करता है और इस एरिया से उसको भगा देता है। मतलब उसको गंगा तक उसको कब्जा करने नहीं देता है। तो यहाँ एक सबसे बड़ी उपलब्धि बनती है किसके लिए? किसके लिए? पुष्यमित्र सुंग के लिए, कि वह एक हिंद यवनों को हराया। अब हिंद यवनों को हराने के कारण यह उपलक्ष्य में यह 2 बार क्या करेगा? वो अश्वमेध यज्ञ करेगा। हो गया क्या? इसके पहले अश्वमेध यज्ञ हुआ है? अब हाँ गधा कहाँ हुआ? हाँ, एक रामायण के फेज में हम लोग सुनते हैं, लव कुश वाला कहानी से नहीं। और दूसरा यहाँ हमको पता चलता है कि ये 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया, और अश्वमेध यज्ञ से ही पता चलता है कि ब्राह्मणों को उत्थान का ये काल रहा है ना। मतलब कह सकते हैं मरणोत्तर का जो काल है, इसमें क्या देखा जा रहा है कि यहाँ तक कर्ण भी ब्राह्मण ही है और ये ब्राह्मणों को उत्थान के लिए ही काम करेगा। अब कहा गया कि ये 2 बार क्या कर किया हुआ? अश्वमेध यज्ञ किया। कोई दिक्कत? अब यज्ञ किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि यज्ञ कराने वाला पुरोहित कौन थे। यज्ञ कराने वाले पुरोहित कौन थे? तो कहा जाता है कि इनका पुरोहित कौन थे? पतंजलि। कौन है? पतंजलि। पतंजलि भी कैसे इंपॉर्टेंट है वो? ये कराने से लेकर नहीं, तो फिर योग दर्शन वाला नहीं रहेगा, वो अभी तक नहीं। हाँ, अब आइए वो यहाँ बात हम लोग से देखते हैं। तो संस्कृत सॉरी व्याकरण का प्राचीनतम पुस्तक कौन सा है? व्याकरण का सबसे प्राचीनतम पुस्तक कौन सा है? नहीं पता। हाँ, पाणिनि लेखक अष्टाध्यायी।
अब कहा गया कि ये जो व्याकरण का प्राचीन पुस्तक अष्टाध्यायी है, इस पर महाभाष्य, इसका लेखक कौन है हुआ? पाणिनि। इसका लेखक कौन है? पाणिनि। और इस पुस्तक पर महाभाष्य, महाभाष्य मतलब समझते हैं, टिप्पणी करने वाले यही पतंजलि थे, समझ गए? तो इसलिए यहाँ तक हम लोग ये देख लिए और विशेष इससे कुछ नहीं रहता है। अब इसके बाद अगला शासक कौन आएगा वो? इसके बाद पुष्यमित्र शुंग के बाद इसके बाद कौन आएगा? अग्निमित्र। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं अग्निमित्र। अग्निमित्र हो गया। अब कहा जा रहा है कि इसका अगला शासक जो देख रहे हैं अग्निमित्र, ये हाथों से एक पॉइंट और इसमें ले लेते हैं। ये जो देख रहा है वो मगध का बेल्ट, ये जो मगध का बेल्ट देख रहे हैं वो क्या किया कि यहाँ हमेशा खतरा बना हुआ, हिंदी का खतरे को भगा तो दिया, लेकिन खतरा तो बना हुआ। अब वो सोच रहा है कि अगर हम पाटलिपुत्र रहते हैं तो हो सकता है उधर से हमला करे, इसलिए ये अपने सुरक्षा की दृष्टि से मध्य प्रदेश में एक विदिशा जगह है, समझ गए? मध्य प्रदेश की विदिशा को भी इन्होंने राजधानी बना दिया। अब इसके समय में यह पहला ऐसा समय है जिसमें दो राजधानी देखने को मिल रहा, एक पाटलिपुत्र और दूसरा विदिशा। ये किसके समय की बात है? पुष्यमित्र शुंग की समय की बात है। अब कहा गया कि यहाँ तो स्वयं रह रहा था, पाटलिपुत्र में तो स्वयं रहता था, यहाँ अपने बेटा, क्या नाम है उसका, अग्निमित्र को कहाँ के उपराजा, मतलब कर सकते हैं वहां के ऊपर उपराजा बनाया हुआ था। आए समझ में? उपराजा कहने का शेष, विदिशा का उपराजा ये बना हुआ था और पाटलिपुत्र में मगध का राजा ये राजा था। अब यहाँ समस्या क्या हुआ, ये उपराजा बन के कहाँ रह रहा था वो? विदिशा में। अब विदिशा में ही एक लड़की, एक गरीब लड़की थी, ये एक राजा का बेटा उपराजा है और किसी एक गरीब लड़की का नाम क्या हुआ? किसको नाम याद है? मालविका। हाँ, लड़की का नाम क्या है? मालविका। अब उस लड़की से इसको प्रेम हो जाता है, एक राजा और एक गरीब के बीच में, और इसका प्रेम कथा जो है वह उस बेल्ट में काफी प्रचलित था। किस बेल्ट में? विदिशा में काफी प्रचलित था। और वही प्रचलित के आधार पर एक, हाँ बोलिए, एक महाकवि है। कौन महाकवि का नाम बताइए? हाँ, मालविकाग्र मित्रम। ये एक पुस्तक है, समझिए, मालविकाग्र मित्रम एक पुस्तक है। एकदम ध्यान से देखिए, ये दोनों को नाम ही इसमें दिया गया है, मालविकाग्र और मित्रम। ये दोनों के नाम को सहयोग करके ही इस पुस्तक का नाम दिया गया है। और इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो एक महान कवि है जिनका नाम है कालिदास। हो गया हुआ। मालविकाग्र मित्रम का लेखक, रचयिता कौन है? कालिदास। इस पुस्तक में क्या चीज का वर्णन है वो? अग्निमित्र और मालविकाग्र मित्रम के, मालविकाग्र के प्रेम कहानियों का वर्णन है। अब कभी कभी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्न में से किस पुस्तक से शुंग वंश पर प्रकाश पड़ता है? तो क्या आप वहां आराम से चुन लेंगे, क्योंकि मालविकाग्र मित्रम जो देख रहे हैं यह मुख्य रूप से अग्निमित्र पर ही प्रकाश डालता है। तो यहाँ इसके तो बस यही, और विशेष इसका कोई कहानी नहीं आता है। इसके एक अगला राजा कौन आता है वो? अगला राजा बोलिए। अगला राजा एक आता है भागवत या भागभद्र। समझिए, यह भागवत और या भागभद्र, यह किस वंश का होगा वो राजा? तो शुंग वंश में पहला राजा कौन? पुष्यमित्र शुंग। दूसरा राजा अग्निमित्र और तीसरा राजा भागभद्र। हो गया। अब आइए समझिए थोड़ा सा, तो ये जो देख रहे हैं भागभद्र, क्या कोई दिक्कत हो रहा है? अब ये जो भागभद्र देख रहे हैं ये भी कोई विशेष खास राजा नहीं था, लेकिन इसके समय कुछ बातें कहा जा रहा है
आप देख रहे हैं कि इस बेल्ट में किसका कब्जा हुआ? हिंद यमन का। और हिंद यमन का एक राजा है जिनका नाम क्या है हुआ? हिंद यमन के राजा का नाम क्या है? कुछ नहीं, उसका नाम है एंटियालकिस। समझिए, हिंद यमन के एक राजा है जिनका नाम क्या है? एंटियालकिस। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसका एक राजदूत है। समझ गए? इसके राजदूत का नाम क्या हुआ? राजदूत मतलब समझते हैं, राजा का दूत। अब बताइए इसका राजदूत का नाम क्या है? तो राजदूत का नाम क्या है? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस, समझिए, ये राजदूत है हेलियोडोरस। अब समझिए आराम से, कहा गया कि ये जो एंटियालकिस का दूत था, यह किसके दरबार में पहुंचता हुआ? ये मगध वाला बेल्ट में आता है। किसके शासनकाल में? भागवत के या भागवत के समय में। समझ गए? और यहाँ आने के बाद यहाँ किस धर्म का उत्थान का काल चल रहा था? ब्राह्मण धर्म का काफी उत्थान हो रहा था। और ब्राह्मण धर्म से ये हेलियोडोरस प्रभावित हो गया। समझ गए? ब्राह्मण धर्म से ये प्रभावित हो गया। और यहाँ देख रहे हैं विदिशा, विदिशा में हुआ, विदिशा में एक जगह है बेसनगर, मध्य प्रदेश के विदिशा में एक जगह है बेसनगर। वहां पहली बार गरुड़ ध्वज का स्थापना किया है। बहुत समझ में, ये जो बेल्ट देख रहे हैं यहाँ पहली बार गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वज में तो समझते हैं जैसे हम लोग बजरंगबली का पताका फहराते हैं ना, ठीक उसी प्रकार गरुड़ का बना हुआ पताका और लगाया गया। कहाँ? विदिशा के बेसनगर में। किस उपलक्ष्य में हुआ? इसलिए प्रभावित हुआ है ब्राह्मण धर्म से। समझ गए? और इसके यादगार के लिए वो लगाया गया, ताकि जब जब उसको गरुड़ ध्वज को देखा जाए इसे हेलियोडोरस को याद किया जाएगा कि हाँ इन्होंने भी विदेशी, हिंदी वर्ग मतलब क्या, विदेशी होकर और ब्राह्मण धर्म से प्रभावित हो रहा है। और भी एक राजा मिला था, याद है? इसके पहले भी एक राजा मिला था, मिलिंद पन्नु, बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ था। तो बौद्ध धर्म तो पूरा इंटरनेशनल लेवल का कोई बात नहीं है, लेकिन ये ब्राह्मण धर्म से प्रभावित हो रहा, इसके उपलक्ष्य में ही क्या लगाया गया? गरुड़ ध्वज। गरुड़ ध्वज लगाया कहाँ गया? विदिशा में, विदिशा के बेसनगर में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और इसका तो कोई खास पॉइंट नहीं बचता है। मतलब हेलियोडोरस इसी के समय में आया। और इसका अंतिम राजा की बात मिलता है। अंतिम राजा कौन होगा वो? कितने राजा की बात हुआ इसमें? कौन कौन? पुष्यमित्र, अग्निमित्र, और एक राजा और आता है देवभूति। बस इससे एक ही क्वेश्चन बनेगा कि यह शुंग वंश का अंतिम राजा है। कौन? देवभूति। हो गया। फिर से हम आइए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाएगा तो कहा गया कि शुंग वंश के अगर विषय में हम बात करें तो शुंग वंश का पहला ये मतलब संस्थापक कौन है? वो पुष्यमित्र शुंग। उससे संबंधित क्या बातें कहा गया? वो कब अपना शासन करना आरंभ किया? 185 ईस्वी पूर्व। चलिए, अब क्या कहा जा रहा है कि पुष्यमित्र किसको हराने के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ किया? हिंद यवन का विचार था कि अयोध्या मथुरा जो बेल्ट देख रहे हैं वो सब पहले तो कब्जा किए हुए था, उसके बाद जो गंगा वाला बेल्ट देख रहे हैं वो उस बेल्ट को कब्जा करना चाहता था, लेकिन वहां से उसको हराने के उपलक्ष्य में ही पुष्यमित्र ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। और अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला पुरोहित कौन है? तो पतंजलि। हो गया। ये कौन पतंजलि है वो? तो वही जो अष्टाध्यायी पर महाभाष्य किए थे। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। हो गया। अष्टाध्यायी क्या है? सबसे प्राचीनतम पुस्तक है। हो गया। चलिए, यहाँ के बाद अगर पुष्यमित्र की बात हम बात करें तो अगला शासक कौन सा आता है? अग्निमित्र। अग्निमित्र के बाद भागभद्र या भागवत।
और उसके बाद अंतिम राजा देव देवव्रत। तो अग्निमित्र से है हम क्या मुख्य रूप से बस ये एक पुस्तक का जिक्र आता है मालविका मित्रम का, जिसका लेखक कालिदास है। इस पुस्तक में ये दोनों का प्रेम कहानी का वर्णन है। केवल एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि अग्निमित्र कहाँ का उपराजा था या कहाँ का गवर्नर था, तो क्या कहाँ का कहोगे? विदिशा। विदिशा उस समय क्या हुआ? वो भी राजधानी ही है। मतलब मगध के बेल्ट में पहली बार ऐसा हुआ कि एक साथ दो राजधानी, ये दो राजधानी कौन स्थापित करवाया? पुष्यमित्र शुंग। अब अगला राजा अग्निमित्र के बाद अगला राजा कौन आ रहा? यही भागवत। एक चीज इसमें और हम जोड़ लेते हैं, काम आएगा आगे, या देख लेते हैं पहले। तो ये कहा गया कि उसका अगला राजा आता है भागभद्र, और भागभद्र के समय में ही हिंद यवन कौन राजा है? एंटियालक्युस। हिंद यवन के एंटियालक्युस, और उसका राजदूत कौन है? वो हेलियोडोरस। हेलियोडोरस। गरुड़ ध्वज और हेलियोडोरस कैसे याद रखेंगे? कुछ नहीं, गरुड़ ध्वज, ध्वज मतलब झंडा, झंडा हमेशा हिलते रहता मतलब आप वहां से इसको लिंक कर सकते हैं। हो गया। चलिए अब कहा गया कि शुंग वंश के अंतिम राजा कौन है? वो देवबुद्धि। अब यहाँ कौन सा राजा आएगा, मतलब कौन सा वंश आएगा ये बताइए। कनु वंश। हो गया। चलिए अब एक बार क्या करते हैं, इसको पहले एक छोटा सा पॉइंट नोट कर लेते हैं, ताकि ये पहले सुन ही लीजिए। जब नोटिंग करना है तो आराम से नोट करते रहेंगे। आइए देखिए, पहले किसको पढ़ाएं? कर्ण की चेदी। आइए पहले चेदी बेटर रहेगा। कर्ण की चेदी किसका रिलेशन में कुछ ऐड करना होता है। ये जो देख रहे हैं कि मौर्य काल के पतन के बाद, मगध वाला बेल्ट में कौन शासन करना शुरू किया होगा? शुंग वंश। और ये जो उड़ीसा वाला बेल्ट देख रहे हैं वहां कौन शासन करना शुरू किया? चेदी। हो गया। अब कहा गया कि चेदी वंश के संस्थापक, कौन है? चेदी वंश को हम लोग कभी कभी महामेघ वाहन भी कहते हैं। महामेघ वाहन वंश कर दीजिए, अच्छा लगेगा। चेदी वंश का संस्थापक कौन है? वो महामेघ वाहन। और महामेघ वाहन के नाम के आधार पर ही हम लोग कभी कभी उसको क्या कह देते हैं? महामेघ वाहन। अब देखिए क्या होता है कि चेदी वंश के संस्थापक निम्न में से है, और नाम दे दिया क्या? या महामेघ वाहन कहाँ के राजा? ऐसे करके अगर दे देगा कि महामेघ वाहन जो है वह कहाँ के राजा है, और चेदी भी दे देगा और महामेघ वाहन भी दे देगा, तो बच्चा तो चेदी देखता है तो फिर आगे पढ़ने को तैयार नहीं है। आगे जो देख लिया कि राजा महामेघ वाहन क्षेत्र चेदी, बस श्योर। जबकि नीचे आपका है यही भी झलक दिखला जाता है। इसलिए क्वेश्चन को इत्मीनान से देखिए। चेदी को दूसरा क्या नाम दिया गया है? महामेघ वाहन। महामेघ वाहन वंश का जो है वह वंश भी है और संस्थापक भी है। चलिए अब यहाँ कुछ विशेष नहीं है। एक राजा का नाम आप हमेशा सुनते आए होंगे, कौन राजा है वो? एक प्रतापी राजा है, खारवेल। समझ गए? यहाँ के एक प्रतापी राजा है खारवेल। इसकी कहानी थोड़ा सा सुन लीजिए। कहा गया है कि खारवेल एक राजा है, और इन्होंने क्या क्या किया, ये तमाम सारी बातें हमको कहाँ से पता चलता है? वो इनका एक अभिलेख है। कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ में ना, क्या कहोगे? हाथी गुफा अभिलेख। तो क्या जूनागढ़ में किसका चर्चा मिलता है? सुदर्शन सिंह का। और हाथी गुफा अभिलेख से किसका जानकारी मिलता है? देखिए हाथी गुफा अभिलेख से क्या क्या हम राजा के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो ये जान लें कि ये हाथी गुफा अभिलेख है कहाँ? उड़ीसा में होगा। हाँ, यहाँ तक सब जानता है। हाथी गुफा अभिलेख किस पहाड़ी में है? आपको पता है कि अभिलेख का मतलब है कि कोई ना कोई पहाड़ी रहा हो। किस पहाड़ी में है? तो वो पहाड़ी कौन होगा? उदयगिरी पर्वत पर।
हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है? उदयगिरी पर्वत पर। कहाँ होगा? जगह का नाम तो आप जानते ही हैं, उड़ीसा। अब कहा गया कि हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार सबसे पहले तो राजा खारवेल के 13 वर्षों की जानकारी मिलता है। 13 वर्ष तक राजा क्या क्या किया, ये 13 वर्षों की जानकारी किससे मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। किसके बारे में 13 वर्ष किसकी जानकारी दे रहा है? राजा खारवेल के बारे में। यही हाथी गुम्फा अभिलेख में कहता है कि मैं शासन के 12वें वर्ष, ये भी कहता है मैं शासन के 12वें वर्ष कहाँ हमला किया बउआ? हाँ, मगध पर हमला किया। मगध पर हमला किया और वहां से जिनसेन की मूर्ति है ना, जिनसेन के मूर्ति को हमने वापस लाया, जो किसके द्वारा ले गया था? हाँ, ये भी कहता है कि महापद्मानंद के द्वारा वह कलिंग पर हमला किया था, जीता नहीं था। वो तो अशोक ने जीत लिया बाद में, वो भी प्रयास किया था। वो क्या किया कि यहाँ हमला किया और जीत तो नहीं पाया, लेकिन जिनसेन की मूर्ति को वह लेकर पाटलिपुत्र चला गया। अब ये पाटलिपुत्र तो चला गया। अब इस चीज को जब यहाँ का प्रतापी राजा बना ये खारवेल, मतलब खारवेल जब शक्तिशाली थोड़ा सा बना, तो वो क्या किया कि अपने शासन के 12वें वर्ष मगध पर हमला बोला और वहां से अपने जिनसेन की मूर्ति को वापस लाया। ये बातें कहाँ से जानकारी मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। क्या एक बात सोच पा रहे हैं कि खारवेल किस धर्म को मानने वाला होगा? जैन धर्म। कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यही जिनसेन के आधार पर कहा जा रहा है कि खारवेल किस धर्म को मानने वाला होगा? जैन धर्म को मानने वाला। अच्छा, क्या हाथी गुम्फा अभिलेख में एकदम स्पष्ट बात लिखा होगा कि हमने मगध पर आक्रमण किया और वहां से अपना जिनसेन की मूर्ति को वापस लाया, ऐसा? हाँ, ऐसा स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है कि मैंने अपने शासन के 12वें वर्ष मेरा हाथी गंगा नदी में स्नान किया, और गंगा यही बेल्ट में है, बिहार और बंगाल के बेल्ट में, तो कहीं गंगा है नहीं। अब उसका हाथी अगर वहां स्नान किया, इसका मतलब कि इन्होंने वहां तक जीता, समझ गए। और किसके शासन काल में हमला किया? वो तो कह रहा कि कौन ले लाया था वहां से? अरे यहाँ से कौन ले गया था? महापद्मानंद, हो गया ना। और वहां से मगध से यहाँ कौन लाया? खारवेल। किसके शासन काल में लाया? हाँ, तो कहता है कि हमने बृहस्पति मित्र के साथ, समझ गए, आक्रमण, बृहस्पति मित्र के शासन काल में आक्रमण किया। बृहस्पति मित्र का पहचान किससे किया गया? पुष्यमित्र शुंग से। अब ध्यान रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग का एक नाम और निकल के आ गया, 2 नाम हुआ ना यहाँ। चलिए, और इससे कोई खास बातें भी जानकारी नहीं मिलती है, उसको थोड़ा सा वहीं रोक दीजिए। अब इसका 2 नाम तो हो गया, वो पहला पुष्यमित्र शुंग और दूसरा बृहस्पति मित्र। ये कहाँ बृहस्पति मित्र का जिक्र कहाँ मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में, हो गया। अब आइए, एक पुस्तक है, बौद्ध ग्रंथ, एक पुस्तक है जिसका क्या नाम है? बौद्ध ग्रंथ को बता सकता है? बौद्ध धर्म का एक पुस्तक है जिसका नाम है, क्या नाम है वो? दिव्यावदान। कक्षा में दान नहीं कर रहे ठीक है, कौन सा पुस्तक है? दिव्यावदान। अब देखिए, यही पुष्यमित्र शुंग को दिव्यावदान पुस्तक क्या कहता है बउआ? क्या कहता है? बृहस्पति मित्र तो गधा यह करा। हाँ, तो ये क्या कहता है? दिव्यावदान क्या कहता है? तो कहा जा रहा है कि दिव्यावदान पुस्तक में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध भिक्षु को हत्यारा कहा गया। बात समझे? अब सोचने वाला बात है। इसके पहले जितने भी राजा बने हैं, बौद्ध बने हैं, जैन बने हैं, आजीवक बने हैं, ज्यादा बौद्ध बने हैं। और बौद्ध का जो राजा थे वह काफी प्रभावी राजा रहे, अशोक। अब कहा गया कि ये सब तो काफी दुर्लभ रहा, काफी वही धर्म राजा मान रहा है, तो ये लोग को सब दिन तो विशेष अधिकार कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। लेकिन आगे आने वाला समय में पुष्यमित्र शुंग किस धर्म का उत्थान करना शुरू किया? ब्राह्मण धर्म का। तो क्या बौद्ध वाला लोग को तकलीफ होगा? जरूर होगा। अब कहा गया कि बौद्ध भिक्षुओं को काफी तकलीफ इस बात से होने लगा कि ब्राह्मण धर्म का उत्थान हो रहा है, उसके धर्म को
कोई उत्थान की बात नहीं चल रही है। तो वैसे स्थिति में पुष्यमित्र शुंग को हटाने की दृष्टि से ये लोग संयंत्र रचना शुरू कर दिया। कौन? बौद्ध भिक्षु। समझ गए? अब जैसे ही राजा पुष्यमित्र शुंग को पता चला कि वहां जो बौद्ध मठ है वहां हमको हटाने का संयंत्र रच रहा है, तो वहां बौद्ध भिक्षु को मरवा दिया। वो आपका मठ को ही तुड़वा दे रहा है, या क्या कर सकते उसको, स्तूप वगैरह जो है बौद्ध का सबको तुड़वा देता था। और यही तुड़वाने के कारण इसको क्या कह दिया गया बुआ? बौद्ध भिक्षुओं के हत्यारे। क्या एक्चुअल में था हत्यारा? वो पिछले फिर का था। हाँ अच्छा ठीक है, पहले बात को समझिए। पीछे भी हम पढ़ रहे थे ना कि क्या अशोक को एक्चुअल में हृदय पिघल गया था, लेकिन वो लिखा तो हम लोग माना, लेकिन उसकी एक्टिविटी हम लोग देखे तो कहीं ना कहीं हमको सस्पेक्ट में डालता है कि वो नहीं, उसका हृदय नहीं पिघला था। वही बात यहाँ ये एक्चुअल में ये घोषणा किया था। और यह वह बात यही दिव्य बदान में है। ये घोषणा किया था कि एक बौद्ध भिक्षुओं को सर लाओ तो उसको स्वर्ण मुद्राएं दिए जाएंगे। समझिए? चलिए यहाँ तक तो मान लीजिए कि बौद्ध भिक्षुओं की इन्होंने हत्या किया। बौद्ध के जितने भी स्तूप वगैरह थे सबको तुड़वाया। दिव्य बदान के बात को मान लिया जाता है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य हो गए कि ये जो देख रहे हैं मध्य प्रदेश में एक कौन सा जगह, भरूच का स्तूप। भरूच का स्तूप का निर्माण किसने करवाया? पुष्यमित्र शुंग ने। और गांव कहाँ का है? सांची का स्तूप का जो वेदिका है ना, रेलिंग मतलब कह सकते हैं उसका जो टच पॉइंट है लास्ट में निर्माण कार्य पूरा होना, तो वही उसका वेदिका का निर्माण इन्होंने ही करवाया। अब आया ये प्लस पॉइंट में कि अगर इसको बौद्ध धर्मों से एलर्जी होता या बौद्ध स्थलों को वह तुड़वाता, तो फिर भरूच जैसे स्तूप और सांची का स्तूप का रेलिंग का निर्माण ये क्यों करवाता? आया नहीं इसका प्लस पॉइंट है क्या? तो फिर ये हत्या क्यों कर रहा होगा? जब इस धर्म का भी मंदिर को बना ही रहा है, तो फिर यह हत्या क्यों कर रहा होगा? तो ये अपने राजधर्म में, समझिए आप, ये अपने राजधर्म को बचाने के लिए, मतलब राजधर्म के कर्तव्य को पालन करते हुए कुछ बौद्ध भिक्षुओं को हत्या किया। जैसे आप लोगों को पता है कि राम ने सीता का त्याग किया, किस धर्म का प्रयोग किया? पति का धर्म निभाया कि राज का धर्म निभाया? राजा का धर्म निभाया। वही राजधर्म निभाने के क्रम में इन्होंने कुछ बौद्ध भिक्षुओं का हत्या किया। अब पता चल गया। अब आपको यही पूछेगा कि पुष्यमित्र शुंग को किस पुस्तक में बौद्ध भिक्षुओं का हत्यारा कहा गया? तो किस पुस्तक में? सब बात आएगा भैया, पहले आराम से लेकर चलो, ऐसा बचेगा भी नहीं। अब कहा गया कि दिव्य बदान के द्वारा उनको क्या कहा गया भैया? बौद्ध भिक्षुओं के हत्यारा। जबकि हाथी गुफा में लेकर उसको क्या नाम दिया गया? अब यहाँ तक क्या आप समझ पकड़ पा रहे हैं कहानी? तो कहानी ऐसे लेके चलिए। सबसे पहला इसका क्या कीजिए, पुष्यमित्र शुंग। अब पुष्यमित्र शुंग का ये प्लस पॉइंट जो है भरूच का स्तूप या सांची के स्तूप का जो रेलिंग है, वेदिका है, वो आपका उसका प्लस पॉइंट हो गया, और दिव्य बदान उसका माइनस पॉइंट हो गया। दोनों पॉइंट को याद रखिए। आप जैसा चाहें वैसा आप लोग को समझा सकते हैं। अगर बोलेगा कि हाँ बौद्ध भिक्षुओं का हत्यारा था, हाँ ये था, इस पुस्तक में लिखा हुआ। अगर कह रहा है अगला कि हाँ बौद्ध भिक्षुओं का हत्यारा है, तो कैसे है बताइए? अगर है तो ये कैसे होगा? समझ गए? तो ये दोनों पॉइंट आपके पास है, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो पहला राजा पुष्यमित्र शुंग के बारे में आप जान लिए, हो गया। और अगला राजा इसके बाद कौन आता है? अग्निमित्र। उसके बाद का राजा भागवत। और भागवत के समय क्या हुआ? सबसे मुख्य काम क्या है? एंटियार्किस का राजदूत हेलियोडोरस कहाँ आया था? विदिशा के बेसनगर में। अगर पूछेगा कि नेनु से किस स्थान पर गरुड़ ध्वज फहराया गया था, तो कहाँ हुआ? बेसनगर। बेसनगर कहाँ स्थित है? विदिशा में। तो अब क्या आप इतना लिख पाने में सक्षम हैं? खुद हम लिख पाएंगे? चलिए
गया। तो सबसे पहले क्या हेडिंग लगाएंगे? पेज चेंज करो ना आप। सर हम कर लेते हैं सर। लिखिए ओरिएंटल का बड़ा सा हेडिंग लगा दीजिए। 4 देसी 4 विदेशी याद रहेगा ना? देसी तो 4 को कंप्लीट लगभग हो जाएगा। तो बता दीजिए सातवाहन का संस्थापक कौन है? महाविद्वान। चलिए हो गया बुआ। सबसे पहला ये देखिए कि ये जो शुंग वंश यहाँ आया, इसके पहले यहाँ कौन सा वंश था? मौर्य वंश। तो पहले मौर्य वंश से ही शुरू कर दीजिए। शुंग वंश हेडिंग देखें। हाँ। पहला पॉइंट लिखिए कि मौर्य वंश के पतन के बाद मौर्य वंश के पतन के बाद किस वंश का उदय हुआ बुआ? शुंग वंश का उदय हुआ। ये कब की बात है? 185 ईस्वी पूर्व। अगला पॉइंट बना दीजिए। अगला पॉइंट बनाइए ना। एक 185 ईस्वी पूर्व। अगला पॉइंट 185 ईस्वी पूर्व मौर्य के अंतिम राजा कौन है बुआ? मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की मृत्यु। बस छोड़ दीजिए। हो गया। अगला पॉइंट बनाइए। बृहद्रथ के सेनापति हत्या करते जो लिखिए उससे क्या है? बृहद्रथ। अगला पॉइंट में बृहद्रथ के सेनापति कौन है बुआ? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर शुंग वंश का स्थापना किया। हत्या कर शुंग वंश का स्थापना किया। अगला लिख दीजिए। अगला पॉइंट पुष्यमित्र शुंग के ब्राह्मण होने के कारण पुष्यमित्र शुंग के ब्राह्मण होने के कारण इस युग का नाम क्या रखा गया हुआ? ब्राह्मण युग। इस युग का नाम ब्राह्मण उत्थान का युग कहलाता है। ब्राह्मण उत्थान का युग कहलाता है। अगला पॉइंट देखिए। यवन मतलब समझ रहा ना? यवन आक्रमण को विफल किया। यवन आक्रमण को विफल किया एवं इसके उपलक्ष्य में क्या किया हुआ? कितना बार?
लिख दीजिए 2 बार अश्वमेध यज्ञ, 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। हो गया। चलिए अगला पॉइंट बना दीजिए, पुरोहित। लिखिए अगला पॉइंट, पुरोहित। पुरोहित का नाम क्या होगा? पतंजलि। पुरोहित पतंजलि, ब्रैकेट में करके लिख दीजिए तो प्राचीन व्याकरण पुस्तक अष्टाध्याय, अष्टाध्याय का विस्तार से वर्णन किया। चलिए और कौन बात लिख दे? आइए तो ये वाला बात लिख देते हैं, विद्यावादन वाला। देखिए बौद्ध ग्रंथ कौन पुस्तक हुआ? दिव्यावादान। लिख दीजिए बौद्ध ग्रंथ दिव्यावादान। क्या चीज? लेखक कोई मन में नहीं आ रहा, देख के लिख लेना, या फिर जब पुस्तक की बात चलेगा नहीं पर तो फिर प्राचीन पुस्तक चलेगी, उसमें देख लीजिएगा। चलिए दिव्यावादान पुस्तक में इसे बौद्ध भिक्षुओं का हत्यारा कहा गया है। इसे बौद्ध भिक्षुओं का हत्यारा कहा गया। चलिए ये हो गया। इसका वो प्लस पॉइंट बनाइए, लिख दीजिए। पुष्यमित्र शुंग ने कहाँ का हुआ? हाँ तो लिख दीजिए सांची के स्तूप, एवं भरहुत के स्तूप, एमपी में, वो भी एमपी में जाएगा। हो गया। भरहुत के स्तूप की वेदिका मतलब समझता है ना? वेदिका का निर्माण करवाया। चलिए अगला कौन शासक अब आएगा? अगला शासक अग्निमित्र, लगा दीजिए अग्निमित्र। अच्छा देख लीजिए बाद में। देखिए अगला राजा कौन सा राजा लिखोगे? अग्निमित्र में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है? वह विदिशा का पहला पॉइंट लिखिए। क्या लिखेंगे? शासक बनने के पूर्व वह विदिशा का उपराजा था। शासक बनने के पूर्व
शासक बनने के पूर्व विदिशा के उपराजा था। हो गया। अगला पॉइंट बस यही है, वो लिख दीजिए। अगला पॉइंट बनाइए। अगला पॉइंट बना के लिखिए, मालविकाग्र मित्रम। मालविकाग्र मित्रम मालविकाग्र मित्रम पुस्तक की रचना। पुस्तक की रचना किसने किया हुआ? कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना और मेघदूतम के कालिदास और रघुवंशम के कालिदास कालिदास। चलिए ठीक। तो मालविकाग्र मित्रम की रचना कालिदास ने किया, जिसमें अग्निमित्र और अग्निमित्र और मालविकाग्र की प्रेम कहानी का वर्णन है। प्रेम कहानी का वर्णन है। अगला कौन सा राजा? एंटियालकिड्स। कौन राजा? अगला राजा लगा दीजिए भागवत या भागवत। भागवत या भागवत। भागवत या भागवत। हो गया। इसके समय का इंपोर्टेंट बात क्या हुआ? उसका राजदूत हिंद यवन के राजा, पहला पॉइंट, हिंद यवन के राजा एंटियालकिड्स एंटियालकिड्स के राजदूत, क्या नाम हुआ उसका? हेलियोडोरस। लिख दीजिए हेलियोडोरस विदिशा आया। विदिशा आया तथा हिंदू धर्म से प्रभावित होकर विदिशा के बेसनगर में, हिंदू धर्म से प्रभावित होकर विदिशा के बेसनगर में क्या स्थापित किया? गरुड़ ध्वज स्थापित किया। अगला राज्य, अगला राजा बोलो। अगला राजा देवभूति। हाँ, पॉइंट या उसी में लिख दीजिए स्टार पॉइंट लगा के। शुंग वंश के अंतिम राजा हाँ, शुंग के समय में हुआ है। हो गया। अब कौन बचा हुआ? कौन सा वंश? चेदी लिखा नहीं है, चेदी लिख लीजिए। चेदी वंश लिख लीजिए। चेदी वंश चेदी वंश में हम लोग क्या जाने हुआ? चेदी वंश का संस्थापक कौन है? महामेघवान। लिख दीजिए।
महामेघ वाहन, महामेघ वाहन। यदि बस हेडिंग लगा है ना, ब्रैकेट में महामेघ वाहन वंश कर दीजिए ताकि याद रहे। ब्रैकेट में महामेघ वाहन कर दीजिए। पहला पॉइंट बना के लिखिए, चेदी वंश का संस्थापक कौन है? वो महामेघ वाहन। वो तो जान ही गया कि चेदी वंश का दूसरा नाम क्या है? महामेघ वाहन वंश। देखिए ये किसके बाद हुआ आया हुआ? ये चेदी किसके बाद आ रहा है? मौर्य के पतन के बाद ना। तो यहाँ भी एक बार आइए जिक्र कर लेते हैं। मौर्य के पतन के बाद, अगला पॉइंट में, मौर्य के पतन के बाद, मौर्य के पतन के बाद उड़ीसा, उड़ीसा पतन के बाद उड़ीसा, ब्रैकेट में कर दीजिए क्या? कलिंग। कलिंग में चेदी वंश की स्थापना हुई। कलिंग में चेदी वंश की स्थापना हुई। हुआ। चलिए, चेदी वंश के प्रतापी राजा कौन है? वो खारवेल। चेदी वंश के प्रतापी राजा कौन है? खारवेल। नहीं, इसी वंश का ही है ना, चेदी वंश का ही ना। इस वंश का प्रतापी राजा ये रहा। और किसी का नाम तो आता नहीं है। महामेघ वाहन का रहा, दूसरा खारवेल आता। प्रतापी राजा कौन है? खारवेल। जिसके द्वारा जैसे इनकी मूर्ति हो गया। देखिए अगला पॉइंट, खारवेल ने अपना अभिलेख लिखवाया, जिसका नाम, खारवेल ने अपना अभिलेख लिखवाया जिसका नाम क्या है? वो हाथी गुम्फा अभिलेख। लिख दीजिए। हाथी गुम्फा अभिलेख। चलिए अगला पॉइंट लिख दीजिए। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है? वो किस पर्वत पर है? उदयगिरी पर्वत पर। लिख दीजिए। हो गया। क्या लिखा है वो? हाँ, हाथी गुम्फा अभिलेख उदयगिरी पर्वत पर। अगला देखिए, खारवेल के शासन के कितने वर्ष का वर्णन हाथी गुम्फा में है? 13 वर्षों का। लिख दीजिए। खारवेल के शासन के 13 वर्ष का वर्णन हाथी गुम्फा अभिलेख में, 13 वर्षों का वर्णन हाथी गुम्फा अभिलेख हाँ उपस्थित है, ये दर्ज है। जो भी हो गया। चलिए अगला क्या लिखोगे? वो हाथी गुम्फा अभिलेख में वो क्या लिखा? आइए लिखिए। अगला पॉइंट लिख दीजिए। हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखा है, हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखा है, हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखा है, क्या लिखा हुआ? शासन के
कितने वर्ष? 12वें वर्ष। 12वें वर्ष लिख दीजिए। शासन के 12वें वर्ष, 12वें वर्ष मगध के बृहस्पति मित्र, मगध के बृहस्पति मित्र, बृहस्पति मित्र, मगध के बृहस्पति मित्र को हराकर मगध के बृहस्पति मित्र को, बृहस्पति मित्र मतलब समझ रहे हैं ना, उस मित्र सुनो, बृहस्पति मित्र को हराकर जिनसेन, जिनसेन, जिनसे मतलब समझते हैं कैवल्य प्राप्त किए हुए जो होंगे, है ना, जिनसेन की मूर्ति को वापस लाया। जिनसेन की मूर्ति को वापस लाया। और तो कुछ नहीं बच रहा होगा इसमें, सब कुछ बच रहा। वापस लाया जो किसके द्वारा ये सब मतलब लिखना कर देते हैं लिख दीजिए। जो महापरमानंद के द्वारा लाया गया था, लाया नहीं, ले जाया गया था। लाया तो फिर गलती हो जाएगा। क्या सर? ले जाया गया था। हो गया बुआ। चलिए अब कौन सा बच्चा हुआ है? सातवाहन, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होगा। चलो बुआ, ये हद में गया। कौन सा होता है? कौन है? क्या चीज? देखो बुआ, अभी बताया गया था 4 देशी 4 विदेशी, लेकिन हम जो पढ़ रहे थे यहाँ अभी, ये मगध में कौन वंश, चलिए देखो यहाँ मगध में कौन वंश चल रहा था? शुंग वंश। और ठीक उसके पैरेलल में उड़ीसा में कौन चल रहा था? चेदी वंश। और नीचे कौन चल रहा था? सातवाहन। हाँ, और सुनो तो 1 2 3 ये और ये 4, ये चारों एक साथ पैरेलल चल रहा है। ठीक है। कौन कौन नहीं पता है, यही तुम ध्यान नहीं दे रहा ना। ये जो उसका अंतिम राजा देख रहा है, क्या नाम अंतिम राजा का? किसका? नहीं, भागवत नहीं है, देवभूति। देवभूति। देवभूति की जब मृत्यु होती है तब इस एरिया में यही कनु वंश स्थापित होता है। मतलब उसका पैरेलल नहीं है। ये जो दिखाया गया चेदी, हिंदीवन और सातवाहन और ये शुंग, ये सभी पैरेलल राजा है, पैरेलल चल रहा है एक साथ। जब ये खत्म होता है तब यहाँ कौन वंश स्थापित होगा? शुंग, कनु वंश। यहाँ कौन सा वंश स्थापित होगा? कनु वंश। अब पता चल गया। अगर बोलेगा कि शुंग वंश का पैरेलल मतलब समांतर राजा कौन है, तो ये नहीं है, बस इतना जान के चलो। ठीक है। उसके समय कौन कौन वंश शासन कर रहा है इस एरिया में? हिंदी यवन कहाँ तक? अयोध्या देख रहे हैं, मथुरा देख रहे हैं, वहां तक वो बेल्ट तक आप देख लीजिए। अब कहा गया नीचे अभी कौन चल रहा? सातवाहन। कौन राजा? सातवाहन वंश ना हुआ राजा। कौन सा राजा? सिमुख। अब आइए, इसको ये कनु उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले ये जाने कनु वंश। कनु वंश का संस्थापक कौन है हुआ? वासुदेव कनु। कौन है? वासुदेव कनु। वासुदेव कनु हो गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसमें केवल एक ही बात है कि ये भी क्या है? ब्राह्मण है।
और इसका जो भी काल अवधि होगा वह किसके लिए होगा? वह ब्राह्मण के उत्थान के लिए होगा। समझ गए? तो सबसे पहले इसको हेडिंग लगा दीजिए कनु वंश और उसका लिख दीजिए संस्थापक वासुदेव का हो गया। बस इसमें इतना ही आपको लिखना है, इतना ही जानना है कि वासुदेव कर्ण का वासुदेव कर्ण कब स्थापित होना हुआ? किस क्षेत्र में? उस मगध के क्षेत्र में, जहाँ पहले से कौन वंश चल रहा था? शुंग वंश चल रहा था। अब कहा गया कि कर्ण वंश का संस्थापक कौन है? हुआ वासुदेव कर्ण। और वासुदेव कर्ण के अगला वासुदेव कर्ण जो देख रहे हैं कर्ण वंश में, उसका अगला राजा कौन है? भूमिमित्र। कोई विशेष योगदान नहीं है। उसके बाद ये नारायण, ये भी कोई विशेष योगदान नहीं है। इसका विशेष यही है कि ये अंतिम राजा है। समझ गए? ये अंतिम राजा है और इसको हराने वाला कौन है? वो सातवाहन है। सातवाहन आपको देखिए कितना है, इस वंश को भी हिला रहा है। ये खारवेल से भी युद्ध किया है। खारवेल जो नीचे से कोई इसको मतलब ठीक कर रहा है ना सर? नहीं, नीचे से मतलब इसको खदेड़ रहा है ऊपर। हाँ। ये पहले आंध्र वाला बेल्ट जो देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश वाला ये बेल्ट, ये आंध्र प्रदेश कहा जाता है कि जो सातवाहन है, सातवाहन को आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह आंध्र प्रदेश से ही पहले वह चल रहा था और इसलिए आंध्र प्रदेश में वो अपना राजधानी कहाँ बनाया हुआ था? अमरावती। समझ गए? अमरावती। लेकिन धीरे धीरे इस एरिया से निकलते गया और यह महाराष्ट्र वाला एरिया में प्रवेश कर रहा है। इस एरिया को धीरे धीरे छूटते छूटते इस मतलब ऐसे ही चल रहा, ये एरिया को छोड़ते हुए। कारण कि मध्य प्रदेश तो आप देखिए रहे किसके साथ अभी चल रहा, मगध के साथ चल रहा था। इस एरिया में देख रहे हैं और उसका मुख्य राजधानी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में हो जाता है। समझ गए? तो वो तो खैर चलिए, उसका रोल अलग से देखा जाएगा। मुख्य रूप से एक रोल देखा गया कि सुशर्मन को हराने वाला कौन है? सातवाहन। समझ गए? अब एक चीज हम लोग को भी समझ नहीं आता कि अगर सुशर्मन को हराया तो फिर इस क्षेत्र पर वो कब्जा क्यों नहीं किया? मगध पर ये कभी नहीं आया। समझ गए? क्या बोला? अभी हाँ हिंदी में जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आगे एक्चुअल रीजन क्या रहा। सातवाहन तो कम लग रहा है, तो फिर इधर से अपना अपना जो उसका जो पर्सनल बेल्ट है वो छोड़ के दूसरा बेल्ट नीचे से खदेड़ा कोई तब लाभ एरिया देख रहा हो। ये नहीं देख रहे हैं कि खारवेल को भी टक्कर दे रहा है, यह इसको भी सुशर्मन को भी हरा रहा है, जबकि ये किस वंश का है? कर्ण वंश का। आई बात समझ में? तो चलिए खाली कर्ण वंश में हम लोग को बस इसका संस्थापक जानना है और किसके बाद वो अपना सत्ता स्थापित किया, किस वंश के बाद। तो किस वंश सब कहेंगे वो? हाँ। अब कभी कभी ये भी होता है कि शुंग वंश को कर्ण वंश ने, यह शुंग वंश का अंतिम जो देखा है पतन कब हुआ और इसका उदय कब हुआ? कोई आइडिया लगाइए। लगभग इसका 110 वर्षों का शासन रहा है जो पहले से यहाँ था। तो कहा गया 75 ईस्वी पूर्व। समझ गए? 75 ईस्वी पूर्व वह क्या करता है कि शुंग वंश के अंतिम राजा जो है उसका मतलब शुंग वंश का पतन होता है और कर्ण वंश का उदय होता है। किस पीरियड में आके? 75 ईस्वी पूर्व में। हो गया। तो फटाक से 4 बात लिख के छोड़ दीजिए। क्या चीज? क्या दिक्कत है? स्थापना के लिए करेक्ट डेट नहीं ना हुआ, एक आइडिया वाला डेट है। नहीं, ये सब इम्पोर्टेंट डेट है। हाँ, 75 ईस्वी पूर्व ये डेट माना जा रहा है, लेकिन कंफर्म इसको नहीं ना कहा जा सकता है।
हाँ लिख दीजिए, ये आपको आइडिया लगाने में काम करेगा। राजा क्या क्या यार तुम लोग बस खाली कनु वंश लिख दीजिए हेडिंग बना के, संस्थापक वासुदेव कन, और अगला राजा ये, अगला राजा ये, अश्वशर्मन ऐसे करके ये अंतिम राजा है जिसे सातवाहनों ने हारा है। ओके आप सातवाहन लगा के छोड़ दीजिए। वासुदेव कन, भूमिमित, नारायण और सुशर्मन। सुशर्मन उसका अंतिम राजा है। हो गया हुआ। चलिए अब किताब को भी आराम से बंद कर दीजिए, पेन से 10 मिनट देख लीजिए। कल 2 बचेगा ना, कल 2 ही टॉपिक ना बचेगा, तो हिंदी के साथ कौन से नहीं पढ़ जाएगा सब पढ़ने में, तो खास नहीं है। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, बंद कर लो बस। अब देखना क्या है, क्या नाम है उसका, इंडिका और इंडिका का पहले हो गया बुआ। सबसे पहले क्या होगा, उल्टा क्या होगा, भगवान बनाए थे। हो गया। समाज के विषय में इंडिका क्या कहा, समाज के विषय, सामाजिक जीवन के संदर्भ में इंडिका क्या कहता है ये बताइए। इंडिका कहता है राजा की महिला में रचिका थी, वो तो राजा के विषय में। सबसे पहले ये बताया वर्ण व्यवस्था के बारे में। ये कुल 7 वर्ण का वर्णन करता है। कितने वर्ण का हुआ, 7 वर्ण का, जबकि इसमें कितने वर्ण का वर्णन है, 4 वर्ण का। हो गया। ये 7 वर्ण कौन कौन है ये बताना है। लड़का तुम क्या करने लगे, 7 वर्ण कौन कौन है ये बताना। पहला वर्ण कौन है, दार्शनिक, दार्शनिक और योद्धा, किसान, पशुपालक, निरीक्षक और शिल्पकार इसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कारीगर और कितना हो गया साहब, 7 बोलते लिखिए सर। हाँ क्या बोले, सभासद को समझ रहे हैं। चलिए कहा गया इंडिका के हिसाब से ये कुल 7 जातियों का वर्णन मिलता है, जबकि इसके हिसाब से 4 नंबर कौन कौन मिलता हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र। अब कहा गया कि समाज में समय और ये कुछ कहता है, और ये क्या कहता है, हाँ इंडिका कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं है, जबकि अर्थव्यवस्था क्या कहता है कि है, और बहुत प्रकार मतलब अलग अलग प्रकार के, कौन कौन खरीद के लाया गया है, दासी का पुत्र है, अगर पैसा लिए नहीं चुकाया है तो वो अलग दासी है, समझ गए। इस प्रकार के तमाम सब दासी का जिक्र कहाँ मिलता है, अर्थशास्त्र में। हो गया। और कुछ कहा था वो समाज के विषय में, लेखन शैली, भारतीय लोग जो है वो लेखन शैली से वंचित है या अभिज्ञ है, जबकि अर्थशास्त्र इसका जीता जागता प्रमाण है। चलिए और क्या हुआ, और समझ में हो गया ना। अगर हम बात कर ले आइए आर्थिक,
आर्थिक जीवन के विषय में ये क्या कहा? हाँ, भारतीय लोग सूद पर पैसा नहीं लेन देन नहीं करते हैं। भारतीय लोग सूद पर लेन देन नहीं करते हैं, जबकि अर्थशास्त्र क्या कहता है वो? भारतीय लोग तो हाई रिस्क के साथ, हाई रिस्क 100% इंटरेस्ट के साथ लेन देन करते हैं, है ना। चलिए, और दूसरी बात है आर्थिक के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और भी कोई बात है क्या? और वैसा कुछ नहीं रहा। अगला क्या बताएंगे? अगला किस क्षेत्र में ले? राजनीतिक, ये थोड़ी ना, राजा के विषय में। राजा के विषय में क्या कहा वो? इनका कहता है कि राजा का महिला अंगरक्षिका हुआ करती थी, पहली बात है। दूसरा, दो काम के लिए बाहर निकलते थे। पहला बात तो कहा गया कि राजा प्रत्येक दिन अलग अलग कमरे में सोते थे। चलिए, अगला बात है क्या कहा गया? राजा बहुत कम बाहर, राजा आवश्यक कामों से बाहर निकालते थे, ज्यादातर अपना समय महल करने के मतलब राजप्रसाद में ही बिताते थे। और क्या बात है वो? राजा बोलो, राजा का काम क्या था? कि खाना से मतलब नौकर आता था। खाना से पहले वो अपने नौकर। आप खुद बोलिए बुआ, क्या ऐसा प्रावधान है नौकर का या शुभचिंतक का? एक बड़ा अधिकारी रहा होगा इसके लिए, नौकर चखेगा। नौकर बड़ी जगह तो राजा का क्या अंतर है, समझ गए ना। उसका जो मुख्य व्यक्ति रहा होगा वो ऐसे कामों के लिए रहा होगा, लेकिन इसके जिक्र तो इसमें नहीं मिल रहा, हो सकता है। चलिए ठीक, और क्या जिक्र मिलता है आपको इसमें? राजा अपने बाहर निकलने के लिए दो चीजों का प्रयोग ज्यादातर करते हैं, लंबी दूरी के लिए और छोटी दूरी के लिए। चलिए, अब आइए इसमें, अब ये क्या कहते हैं वो? राजा के विषय में तो इन्होंने कुछ नहीं कहा और सब विशेष कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज, पटना के विषय में इसने क्या कहा? पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र के विषय में सबसे बड़ा नगर है, जो अर्थशास्त्र भी कहता है। चलिए, दूसरी बात को इसका आकार पहले बताइए। आकार जो होगा आकार समांतर चतुर्भुज। अगर आकार, इसकी आयाम की बात करें तो, आयाम की बात करें तो 15 किलोमीटर मल्टीप्लाई 3 किलोमीटर। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो किलोमीटर। चलिए, और क्या कहा वो पटना के विषय में? ये किलाबंदी, ये जो 45 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया दिख रही है, कैसा किलाबंदी है? क्या किससे किलाबंदी किया गया है? लकड़ी से। और लकड़ी में क्या विशेषता बताया है? छोटे छोटे छिद्र है। और इस महल के बाहर क्या कहा? 185 मीटर, 185 मीटर चौड़ा, समझ गए, गहरे खाई है। चलिए, उसमें पानी भरा गया है। और क्या कहा वो? दुश्मन ना प्रवेश कर सके। और क्या कहा पटना के विषय में? राजप्रसाद के छोड़िए दिया, जो राजप्रसाद, देव निर्मित, राजप्रसाद के विषय में क्या कहा? ये मानव निर्मित हो ही नहीं सकता, या देव निर्मित। उस समय के समकालीन राजा के सुसार एक वटाना के राजा। यहाँ तक तो लगभग ठीक ठाक है, हम वो छोड़ दीजिए, सब हमको नहीं, हमको एक ही बात केवल जानना है कि सेना के संदर्भ में ये क्या कहा, अर्थशास्त्र क्या कहता है। ये नहीं, पटना में एक बात और ये बोलता है, पटना नगर का जो नगरीय व्यवस्था पर ही प्रकाशित रूप से डालता है। तो पटना नगर के लिए तो कितने समितियों का वर्णन करता है ये?
6 बोलता है पाँच, 6 6 समिति। प्रत्येक में 5 प्रत्येक में 5 सदस्य। सदस्य, मतलब 6 बजे 30 सदस्य मिलकर पटना नगर निगम का, चलिए पटना नगर का देख रेख ये संचालित करता था। पहला क्या है बाबू? कला समिति और वैदेशिक समिति और जनगणना समिति और वस्तु निरीक्षण और व्यापार समिति और आया याद रसद समिति हो गया। सेना था, सेना में था, इसमें था ना, तो फिर इसमें और कौन जाएंगे? नहीं, सब कुछ नहीं देर लग रहा कि हो ही गया, कोई खास चीज बच रहा है। कर समिति आ गया याद। आइए अगर कर की बात आए तो आइए थोड़ा हम कर लेते हैं। कुल कितने प्रकार की कर की बात यहाँ चल रहा है? कर का नाम बताइए, कौन कौन कर का नाम चल रहा था? मगध के साम्राज्य में कौन कौन कर चल रहा था? कृषि कर का नाम क्या है? कर की अगर हम बात कर ले मुख्य रूप से जो टैक्स है वह सबसे पहला कहा है वो भाग जो है वो कैसा कर है? कृषि कर है, भूमि कर जिसको कर सकते हैं। चलिए और उसके बाद बलि, बलि क्या है? धार्मिक कर। और जकात और शुल्क सीमा कर और में कैसा कर है? पैसा हाँ, कर के बदले वस्तु अगर दिया जा रहा है। चलिए और समाधान का था वो हिरण्य। हिरण्य क्या था कि अगर टैक्स को कैश में देते हैं तब तो पानी के लिए कौन सा टैक्स था? बोलो पानी और उस दोनों के लिए। हाँ बोलिए नहीं सर, भाग कहता है उदय भाग। उदय भाग जो है किस पर लगने वाला कर है? पानियों पर लगने वाला कर हो गया। ये इस प्रकार के, चलिए वो छोड़ दीजिए, ये सब तो साधारण बात था। आइए थोड़ा सा सेना देख लेते हैं। सेना के संदर्भ में क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। चलिए सेना के विषय में ये क्या कहता है? वो खाते नहीं, मुख्य रूप से सेना पर प्रकाश से डाल रहे हैं। इसके माध्यम से सेना पढ़ाया गया है ना जी। और सेना का जो है वह सेना के लिए क्या बताया गया? कुल कितने समिति होगा बुआ? कुल 6 समिति और 5 सदस्य। पहला कौन हो जाएगा? पैदल समिति। दूसरा अश्वसेना समिति, अश्वसेना समिति और हाथी सेना समिति ना, रथ सेना समिति, रथ सेना समिति नौसेना समिति और नौसेना और रसद सेना हो गया। इस प्रकार कुल कितने के मिलते हैं? हमको एक चीज बताइए, हमको ये एक चीज याद आ रहा, वन कितने प्रकार का आप लोगों को पढ़ाया गया? 2 वन। कौन कौन? फिर से बोलो। हाँ लेकिन कहाँ प्रयोग होगा इस बात को समझो। अगला क्या? सॉरी ये बताइए, हस्ती वन कैसे वन को कहा गया है? जिस वन में हाथी होगा, जिस वन में हाथी होगा। और द्रव्य वन किसको कहा गया है? जहाँ खनिज होगा। वो सब तो सिंपल बात है। उसके अध्यक्ष को क्या कहते हैं? बल के अध्यक्ष को कुप्याध्यक्ष। चलिए सब ठीक है। सब हो गया, उसके बाद इसको क्या कहते हैं? चलिए
हमको कुछ नहीं, एक छोटी सी बात बता दीजिए। मौर्य काल का वही बहुत कुछ होता है। ये देखा, मौर्य काल का प्रशासन इकाई क्या है? क्या ग्राम ग्राम, ग्राम, विश्व, एक मिनट, ग्राम, 20, राज्य, 20 की विषय, 20 विषय की विषय, और प्रांत, और राष्ट्र। राष्ट्र। राष्ट्र के हेड को क्या कहेंगे? राजा। प्रांतपति, और प्रांतपति, उपराजा, गवर्नर जिसको कहेंगे। और विषय के हेड को क्या कहेंगे? विषय का मतलब क्या होगा? अभी के जैसे जिला, जैसे अभी जिला अधिकारी होते हैं उसी प्रकार। चलिए, ग्राम के हेड को क्या कहते थे? ग्रामीण। ग्राम के हेड को, और नगर के हेड को नगर। सबको याद रहता है, नगर के हेड की बात है। नगर का जो हेड होगा उसको क्या कहा जाएगा? नगर। सबको याद रहता है। उसका अधिकारी का नाम बताइए। नगर के अधिकारी को क्या कहते हैं? या कि ये 2 अधिकारी का बात हम किए हैं, दोनों को एरिस्टोनोमोई कहाँ का अधिकारी है? नगर का। और जो सड़क बनाने वाला अधिकारी था उसको एग्रोनोमोई, वो सड़क का अधिकारी है। नहीं, उसमें एक स्टेडियम वर्ड आया था सड़क में। स्टेडियम मतलब एक स्टेडियम है 185 मीटर। ये पत्थर जो लगा हुआ था कितने डिस्टेंस पर लगा हुआ होता था? 10 स्टेडियम पर, मतलब कहने का मतलब 1850। उसको मील बोला जाता था वो उस समय। 1 मील हो गया ना? क्या ऐसा हो सकता है कि 1850 मीटर का 1 मील हुआ होता होगा उस समय? नहीं सर, बिल्कुल बोल रहा नहीं। क्या अभी देख रहा तुम लोग बिहार क्या नालंदा और पटना में अंतर मापन के लिए? तुम लोग जमीन के नापन की देखा? ग्रामीण मात्रक है लग्गा, बास जिसको बोलते हैं। इधर मतलब इधर ले लीजिए गंगा की ये साइड और गंगा की वो साइड में कितना का अंतर है? कभी अनुमान लगा है? लगभग दुगना का अंतर है। दुगना लग्गा होता है तब उधर जाके 1 बीघा बहुत बड़ा जमीन इधर हो जाता है। ऐसा होता है, समझ गए? ये सब तो ठीक ठाक ही रहा। हमको 4 को केवल अधिकारी का नाम बता दीजिए इस काल के मौर्य काल का। रूप दर्शक क्या चीज का अधिकारी है? पैसा बचाने वाला, मुद्रा बचाने वाला अधिकारी। और नहीं